नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो आज हम निकल रहे हैं एक सफर पर भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को समझने के लिए। हम उन जगहों को जानेंगे जो देश की अर्थव्यवस्था को असली ताकत देती हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ट्रेन का इंजन, एक अखबार और एक कालीन, इन तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजों में क्या कॉमन हो सकता है? तो इसका जवाब है ये सभी चीजें भारत के उन खास इंडस्ट्रियल शहरों में बनती हैं जो हमारे इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए इसी इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जैसे किसी भी बड़ी बिल्डिंग की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही हर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की भी एक नींव होती है। और भारत के लिए ये नींव है इसकी मेटल और मिनरल इंडस्ट्री। और इस कहानी का हीरो कौन है? वो है एल्यूमिनियम, एक ऐसा मेटल जो गाड़ियों से लेके हवाई जहाज तक हर जगह काम आता है। अब इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखेगा। देखिए, आज़ादी के बाद भारत को ज़रूरत थी टेक्नोलॉजी की, भारी इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ काम आई ग्लोबल पार्टनरशिप। जैसे बैल्को को कोरबा में सोवियत यूनियन के सहयोग से लगाया गया, नैल्को को दामनजोड़ी में फ्रांस की मदद मिली, हिंदाल्को को रेणुकूट में यूएसए ने सपोर्ट किया और मैल्को को इटली ने। तो एक बात तो साफ है, भारत की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की नींव वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर रखी गई थी। और ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी और नॉलेज का ट्रांसफर था जिसने देश की पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक नई दिशा दी। और इसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बदौलत साल 1981 में एक बहुत बड़ा प्लेयर सामने आया, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को। ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी, ये भारत का एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड बॉक्साइट एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बना। मतलब एक ही जगह पर कच्चे माल बॉक्साइट से लेकर एल्यूमिनियम और फिर फाइनल प्रोडक्ट एल्यूमिनियम तक सब कुछ बनता था। तो चलिए अब मेटल से आगे बढ़ते हैं और उस इंडस्ट्री की बात करते हैं जो सचमुच देश का ताना बाना बुनती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। भारत में मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कहानी शुरू होती है 1818 में कलकत्ता के पास से। लेकिन बहुत ही जल्द अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल हब बन गया। और अगर हम साउथ की तरफ देखें तो कोयंबटूर एक पावर हाउस बनकर उभरा। इन दोनों शहरों को जो निकनेम मिले हैं वो इनकी इंडस्ट्रियल पावर को दिखाते हैं। अहमदाबाद को कहते हैं बोस्टन ऑफ द ईस्ट और कोयंबटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया का टाइटल मिला है। लेकिन कहानी सिर्फ कॉटन तक ही नहीं है। अगर हम फैक्ट्री मेड यार्न यानी सूत की बात करें तो तमिलनाडु सबसे आगे है। ऊनी कपड़ों के लिए लुधियाना और जयपुर जैसे शहर जाने जाते हैं। और जब बात रेशम की चमक की आती है तो मैसूर का नाम सबसे ऊपर आता है। अब बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज की जो भारत की खेती और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को पावर देती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स। भारत में फर्टिलाइजर का पहला कारखाना लगा था 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में। फिर आज़ादी के बाद 1951 में सिंदरी में पहला पब्लिक सेक्टर प्लांट लगा और 1961 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनने से इस इंडस्ट्री को और भी ज्यादा रफ्तार मिली। आज के समय में आंवला और फूलपुर जैसे शहर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के बड़े सेंटर्स हैं। पारादीप जैसे पोर्ट्स के पास जो प्लांट्स हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब हम पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं तो हल्दिया, जवाहर नगर और जामनगर का नाम सबसे पहले आता है। ओके, तो अब एक लाइटनिंग राउंड करते हैं। कुछ ऐसे शहरों पर नज़र डालते हैं जो अपने खास प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले है फिरोजाबाद। इसे भारत का कांच का शहर भी कहते हैं। यहाँ की बनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कांच का सामान तो पूरी दुनिया में फेमस है। और इसके बाद आता है भदोही, जहाँ के कारीगर धागों से मानो जादू करते हैं। इसे भारत की कालीन राजधानी कहना बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं उन दो शहरों की जो देश की लाइफलाइन यानी इंडियन रेलवेज को पावर देते हैं। वाराणसी में बनते हैं डीजल लोकोमोटिव, तो वहीं पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में बनते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। और ये स्पेशलाइजेशन यहीं खत्म नहीं होता। विशाखापत्तनम में बड़े बड़े जहाज बनते हैं। रांची हेवी इंजीनियरिंग का हब है। पिंजौर में बहुत ही सटीक मशीन टूल्स बनते हैं। और कानपुर देश की रक्षा के लिए एक्सप्लोजिव्स बनाता है। पेपर इंडस्ट्री की भी अपनी एक अलग कहानी है। पहला अटेम्प्ट तो फेल हो गया था, लेकिन कोलकाता के बालीगंज में पहला सक्सेसफुल कारखाना लगा
और आज मध्य प्रदेश का नेपानगर न्यूज़ प्रिंट यानी अखबार वाले कागज का एक बहुत बड़ा सेंटर है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में सीमेंट के बिना तो कुछ भी नहीं। इसके बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स उत्तर प्रदेश में चुर्क, डाला और चुनार से लेकर राजस्थान में जयपुर और लखेरी और मध्य प्रदेश में सतना और कटनी तक फैले हुए हैं। तो हमने देखा कि कैसे कुछ शहर सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए फेमस हैं, तो कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। यही तो है भारत की डाइवर्स इकोनॉमी का असली ब्लूप्रिंट। तो ये याद रखने वाली बात है कि हर इंडस्ट्रियल सेंटर सिर्फ एक फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। ये अपने लोगों, उनके हुनर और उनके इतिहास की पूरी कहानी बयां करता है। तो आखिर में एक सवाल, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड बदल रहा है, भारत की इंडस्ट्रियल कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा? कौन से नए शहर उभर कर सामने आएंगे और कौन से पुराने सेंटर्स खुद को एक नए अंदाज में पेश करेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।